राम सोल्डिंग क्लास में आपको फिर से स्वागत है। आज का जो वीडियो है ये है इंट्रोडक्शन टू जीएमडब्ल्यू। जीएमडब्ल्यू जिसको हम सब गैस मेटल आर्क वेल्डिंग बोलते हैं, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज मीग वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। जब इनर्ट गैस यूज होता है इसको हम क्या बोलते हैं? मीग वेल्डिंग। It is a welding process that use an electric arc to melt and join the metal. As per the types of shielding gas used, we may it is called MIG or MAG. MIG जब इनर्ट गैस यूज होता है, मैग जब एक्टिव गैस यूज होता है। आगे जाके देखेंगे इनर्ट गैस क्या क्या है और एक्टिव गैस क्या क्या है। आप वेल्डिंग को कंटिन्यू देखने के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरा वीडियो को अंत तक बने रहें, और यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्त लोगों को शेयर भी करें। यह पिक्टोरियल डायग्राम जनरली हम समझेंगे जीएमडब्ल्यू का डिटेल्स के बारे में। इसमें क्या क्या है, पार्ट्स क्या क्या, मेन कंपोनेंट्स। सब पहला मेन कंपोनेंट होता है पावर सोर्स। देख सकते हैं ये पावर सोर्स है, जिसमें आपके कनेक्शंस के लिए पोर्ट बने हुए हैं, और आपका यहाँ पर करंट वोल्टेज का सेटिंग करने के लिए भी नॉब है। ये मेन पिक्टोरियल डायग्राम में ये है आपका पावर सोर्स। नेक्स्ट इसका मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है पार्ट्स है वायर फीडर। इस टाइप का वायर फीडर रहता है जिसमें स्पूल फिटिंग का फैसिलिटी दिया रहता है, और इसमें रोलर रहते हैं जो आपका वायर को पुश करते रहता है। ये आपका कंपोनेंट में है वायर फीडर यूनिट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सील्डिंग गैस और इसका फ्लो मीटर या रेगुलेटर। इस टाइप का सील्डिंग गैस यूज होता है, कहीं कहीं मैनिफोल्ड भी यूज होता है, और बहुत सारे कंपनी में आपका इंटरनल गैस बैंक द्वारा भी सप्लाई होता है। ये है आपका रेगुलेटर के साथ सिलेंडर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वेल्डिंग टर्च, जो आपका वायर को आपका जॉइनिंग जहाँ पर होता है, आर्क जहाँ जनरेट होता है वहाँ तक आपका इलेक्ट्रोड को फीडिंग करता है। इसका भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, इसके बारे में दूसरे कोई वीडियो में हम सब जानकारी लेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है अर्थिंग क्लैंप, जो आपका इलेक्ट्रिकल कनेक्टिंग को कंप्लीट करता है। इसका एक सिंपल फ्लो डायग्राम देखेंगे, या एक कॉन्सेप्ट देखेंगे कैसे मीग वेल्डिंग होता है। ये देखिए पावर सोर्स है। पावर सोर्स से ये है आपका बेस मटेरियल। एक टर्मिनल बेस मटेरियल में कनेक्टेड है, जो नेगेटिव टर्मिनल इसको बोलेंगे, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वायर फीडर यूनिट के साथ लगा हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल। और वायर फीडिंग के साथ जब ये आपका मशीन को ऑन करेंगे तो कंटिन्यू ऐसी स्पूल रोटेट करेगा, और ये रोलर के थ्रू ये आपका यहाँ पे टॉर्च के थ्रू से फीडिंग होते रहेगा। और यहाँ पे क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव एंड नेगेटिव पावर आपका यहाँ पर बेस मटेरियल में आप यहाँ पर आके कांटेक्ट में आएंगे और स्पार्क क्रिएट करेंगे। इसी स्पार्क से आर्क जनरेट होगा, और आर्क जनरेट होने से आपको हीट जनरेट होगा, और हीट जनरेट होने से वायर मेल्ट करेगा और बेस मटेरियल मेल्ट करके फ्यूजन होगा, और दो मटेरियल आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। यह है नॉर्मल सर्किट सिस्टम ऑफ मिग वेल्डिंग। यहाँ पर आप देखेंगे जनरली आपका जो वायर फीडर के ऊपर में इस टाइप का दो नॉब रहते हैं, और ये नॉब क्या होता है, वायर फीड स्पीड को बढ़ाता है। वायर स्पीड को बढ़ाएंगे तो क्या करंट बढ़ेगा, वायर स्पीड को कम करेंगे तो करंट कम होगा। और जब नॉब को हम रोटेट करेंगे तो इंक्रीज या डिक्रीज करंट को कर सकते हैं। ये देखिए इस टाइप का आप नॉब को रोटेट करके करंट को आप एडजस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली वोल्टेज को भी कम बेसी करने के लिए आप नॉब को रोटेट करना है सिमिलर वे में। यहाँ पर देखिए ग्रेजुएशन देखिए, करंट के लिए 0 से 300 है, बट वोल्टेज के लिए 0 से 30 है। फार्मूला जनरली क्या है, न्यू होल्डर लोगों के लिए सेटिंग आसान करने के लिए, आपको जब वोल्टेज आपको चाहिए तो यदि करंट आपके बारे में पता है, आपको करंट कितना है, तो वोल्टेज आप निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला क्या है, करंट इंटू 8 से 12% के बीच में वोल्टेज होना चाहिए करंट का। फॉर एग्जांपल यदि आपका 250 एम्पियर है
तो वोल्टेज आपका 250 इंटू 8% 20 वोल्ट, या 10% लेंगे तो 25 वोल्ट, या 12% लेंगे तो 30 वोल्ट। सो यदि मेरा करंट 250 है तो हम वोल्टेज मेरा 20 टू 30 वोल्ट के बीच में सेट कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द एप्लीकेशन, पोजिशन ऑफ द वेल्डिंग एंड बेस मटेरियल प्रॉपर्टीज। सो एक जनरल आप देख सकते हैं, आप नोजल है, ये देखिए, ये है कॉन्टैक्टिव, दिस वन इज द कॉन्टैक्टिव, ये है आपका नोजल, ये है मिग वायर आपका पुश हो रहा है कंटिन्यू, ये ओल्ड डिपॉजिट। तो ये आर्क जनरेट हो रहा है, तो यहाँ देखिए जो ब्लिंकिंग हो रहा है आरो मार्क, ये कंटिन्यू गैस फ्लो हो रहा है, और यही गैस फ्लो वो आर्क को सील्ड करता है, सील्डिंग करने से आपका डिफेक्ट नहीं होगा। सो ये देखिए सील्डिंग ऐसे है। सो अभी ये वीडियो देखिए, और आपका वीडियो से आप समझ पाएंगे कैसे मी गोल्डिंग होता है, आर्क जनरेट हो रहा है और गैस फ्लो होके कंटिन्यू इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, जिससे आपको वेल्डिंग का क्वालिटी स्ट्रेंथ वाइज अच्छा रहता है, कोई डिफेक्ट नहीं आने देता है। ये हम एक कनेक्शन के बारे में देखेंगे, जिसे पहले स्लाइड में बता चुके हैं। टॉर्च मेरा पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड रहता है और मेरा बेस मटेरियल नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड रहता है। सो इसका हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव या डीसी रिवर्स पोलैरिटी। सो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बेस मटेरियल से इलेक्ट्रोड तरफ होता है, आयंस का मूवमेंट इलेक्ट्रोड से बेस मटेरियल की तरफ होता है। सो इसमें हीट जो मैक्सिमम जनरेट होता है प्लेट के ऊपर में 33% और 66 इलेक्ट्रोड के तरफ, इससे क्या होता है, आपका पेनिट्रेशन लो होता है बट डिपोजिशन बहुत ज़्यादा होता है और हैज भी नैरो है। बट मिग में जितना करंट पावर यूज होता है, ये सफिशेंट पेनिट्रेशन हो जाता है, इसीलिए हाई स्पीड वेल्डिंग, प्रोडक्शन वेल्डिंग के लिए मिग प्रोसेस ही ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। सो इसमें जो आर्क कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, जो वेल्डिंग मशीन्स व पावर सोर्स है, किस कैरेक्टरिस्टिक्स के बने होते हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, डेल्टा सी एंड डेल्टा वी के बीच में क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है। सो डेल्टा वी बहुत कम वेरिएशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा डेल्टा सी वेरिएशन होने से भी, या रिवर्सली बोल सकते हैं, ज़्यादा करंट का वेरिएशन होने से भी वोल्टेज फ्लक्चुएट बहुत कम हो रहा है, जो कि हमको चाहिए। यहाँ पर आप समझेंगे, व्हेन यू स्विच to a semi-automatic process like GMAW or FCAW, something changes. While you are still controlling many of the welding variables by hand, the electrode is being fed into the joint at a constant speed based on the particular WFS you have sent on the wire feeder. Now you want the arc length to be consistent. So यहाँ voltage हम चाहते हैं consistent रहे. So to this, the welding output needs to maintain voltage at a constant level so that the resulting arc length is consistent. Current is a less controlling variable. It is proportional to or a result of the WFS. As WFS increases, so does current or vice versa. With the CV output, voltage and WFS are preset controlling variables and current is simply measured while welding. तो यहाँ पर क्या समझ में है, सो यहाँ करंट यदि मेरा वेरिएशन होने के बावजूद भी मेरा वोल्टेज क्या होगा, फ्लक्चुएट नहीं करेगा, बहुत लेस फ्लक्चुएट करेगा। सो मेरा जितना वोल्टेज कम फ्लक्चुएट करेगा, मेरा जो आर्क का जो स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बने रहेगा। ये है इसका मेन कॉन्सेप्ट। सो टाइप्स ऑफ पावर सोर्स क्या क्या यूज होता है देखेंगे। सो मेनली हम सब GMW में डीसी पावर सोर्स ही यूज होता है। बस ये डीसी पावर सोर्स टू टाइप्स होता है, एक रेक्टिफायर बेस और एक इन्वर्टर बेस। रेक्टिफायर में भी दो टाइप का, थायरिस्टर एंड IGBT। सो इस टाइप का आप देख सकते हैं रेक्टिफायर में पावर सोर्स जो यूज होता है। डीसी इन्वर्टर, डीसी इन्वर्टर क्या होता है, इस टाइप का होता है, स्मॉल और थोड़ा सा हैंडी होता है। इन्वर्टर पावर सोर्स का बेनिफिट क्या है, पोर्टेबिलिटी। Inverters are lighter and more portable, energy efficient. Inverters can save money and cost. Arc control. So inverter can automatically fine tune and arc control problems through as born through higher frequency AC, high frequency AC, raised efficiency, lower input current,
मोर रिलायबल स्ट्रक्चर, हायर रिजोल्यूशन आउटपुट वोल्टेज। सो एडवांटेजेस क्या है इसमें? सो इसमें ट्रांसफर के बारे में समझेंगे। सो GMW में जो ट्रांसफर होता है, जनरली 4 टाइप्स ऑफ ट्रांसफर में यूज होता है। शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर यहाँ देख सकते हैं। शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर क्या है? आपका कॉन्टैक्ट होने के बाद आपका ये मोल्टन पुल जनरेट होता है और डिटैच होता है। जब ग्लोबुलर ट्रांसफर में देखिए थोड़ा करंट का परसेंटेज ज़्यादा रहता है, उसमें जो डिटैच होता है ड्रॉप ड्रॉप का डिस्टर्ब, इसलिए ग्लोबुलर फॉर्म में डिटैच होता है, इसलिए क्या इसको बोलते हैं ग्लोबुलर ट्रांसफर। नेक्स्ट है स्प्रे ट्रांसफर। देखिए कॉन्टैक्ट टिप से छोटा 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 पार्टिकल्स में ये ड्रॉप होता है, इसे स्प्रे टाइप का ट्रांसफर होता है, इसीलिए इसका नाम है स्प्रे ट्रांसफर। और एक यूनिक ट्रांसफर है जो है पल्स ट्रांसफर, जिसमें आपका शॉर्ट सर्किट भी रहता है, ग्लोबुलर भी रहता है, स्प्रे रहता है। इसको हम सब बोलते हैं पल्स ट्रांसफर। अब पल्स के बारे में डिटेल जानकारी लेंगे नेक्स्ट लाइन में। बट इसका एडवांटेज पल्स का क्या है? थिन मटेरियल और आपका थिक मटेरियल, इसको आपको लो हीट इनपुट जनरेट करने के लिए पल्स ट्रांसफर यूज होता है। इससे पेनिट्रेशन भी अचीव होता है और डिस्टॉर्शन और हैज एरिया भी कम होता है। से यहाँ समझेंगे पल्स कैसे काम करता है। सर यहाँ पर देखेंगे एक आपका करंट वोल्टेज का यदि ग्राफ जनरेट करते हैं तो यहाँ पर स्प्रे ट्रांसफर करंट है, ये बैकग्राउंड करंट है, और ये ग्लोबुलर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है बेस में। सो यहाँ पर जब ये करंट पास कर रहा है, बॉटम से पीक का ट्रांसफर होके नीचे तक आ रहा है, तो 1 नंबर पॉइंट ग्लोबुलर ट्रांसफर हो रहा है। देखिए जैसे 2 नंबर में पॉइंट में पहुंचेगा ये आपका डिटैच होगा, 3 नंबर में डिटैच होकर नीचे आने लगेगा बेस में, 4 नंबर में टोटल डिटैच होकर 5 नंबर में आकर डिपॉजिट हो जाएगा बेस मेटल को ऊपर में। यही एक साइकिल जो पल्स होल्डिंग होता है, इससे क्या होता है आपका हीट इनपुट बहुत कम होता है, और आपका साइकिल का वाइज ये आपका मटेरियल डिपॉजिट होता है, कूलिंग होता है और हीट होता रहता है। इससे क्या होता है आपका हैज भी कम होता है और हीट इनपुट भी कम होता है, और पेनिट्रेशन जितना अचीव होना चाहिए वो सफिशिएंटली अचीव हो जाता है। यही है पल्स होल्डिंग का बेनिफिट। सो अब सारे इस पावर सोर्स के बारे में जानकारी ले ली है। अब इसका नेक्स्ट जो मीग वेयर लगता है मैग वेयर लगता है, वेयर के बारे में जानकारी लेंगे। सो जनरली इसमें जो वेयर लगता है, इसका जो नोमेनक्लेचर है ER70S6 जनरल वेयर जो मार्केट में यूज होता है, और 90S भी यूज होता है, एस के जगह 6 के जगह जी भी यूज होता है बहुत केस में। सो इसके बारे में जानकारी लेंगे। इसका नोमेनक्लेचर क्या है? फर्स्ट जो ER है इसका मतलब है इलेक्ट्रोड रॉड, और 7 का मीनिंग होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ मिनिमम PSI में होता है। यदि 7 है तो 70,000 इसको माना जाएगा। 0 जो पोजीशन है आपका होल्डिंग का पोजीशन है, ये फ्लैट पोजीशन या ऑल पोजीशन के लिए यूज होता है। एस जो है सॉलिड वायर के लिए यूज होता है, टी रहेगा तो ट्यूबुलर होगा, और 6 जो है आपका केमिकल कॉम्पोजिशन के लिए यूज होता है। यदि यहाँ पर जी रहेगा तो ये ओनली ग्रेविटी पोजीशन में ही होल्डिंग हो सकता है। इसका केमिकल कॉम्पोजिशन जो बना रहेगा ओनली ग्रेविटी पोजीशन होल्डिंग के लिए रहेगा। सिमिलरली यदि फ्लक्स कोड वायर है तो इसका जो नोमेनक्लेचर होता है E7XTY। इसका मीनिंग क्या है? ई का मतलब होता है इलेक्ट्रोड रॉड, 7 का मतलब होता है सिमिलरली टेंसाइल स्ट्रेंथ, एक्स जो पॉइंट है उसका मीनिंग हो जाएगा होल्डिंग पोजीशन, और टी का मतलब होता है आपका ट्यूबुलर, और वाई का मतलब होता है स्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। ये जो इलेक्ट्रोड मिगवार मार्केट में जो अवेलेबल होता है जनरली 1.2, 1.6 एंड 2 mm का ही मार्केट में अवेलेबल होता है। आपका एप्लीकेशन डिपोजिशन का स्पीड और डिपोजिशन का क्वांटिटी के ऊपर में आप अपना मिगवर का साइज चूज कर सकते हैं, बट मार्केटली कॉमनली जो यूज होता है सब जगह 1.2 mm ही यूज होता है। अब वायर के बारे में समझ गए GMAW में। GMAW में नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है गैस। गैस का क्या इफेक्ट है? गैस का काम क्या है? जैसे कि समझिए गैस का मेन फंक्शन है सील्डिंग करना, बाहरी वातावरण से वर्ल्ड पूल को बचाना है। बट इसका इतना ही काम नहीं है,
देखिए गैस डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन यूज करने से देखिए पेनिट्रेशन में भी इसका इफेक्ट हो रहा है। देखिए फर्स्ट केस में क्या है, पेनिट्रेशन का आप शेप देख सकते हैं। दूसरा पिक्चर में पेनिट्रेशन का शेप देखिए। तीसरा में डिफरेंट दिखेगा, वाइडर दिखेगा। और लास्ट पिक्चर में आपको वाइडर और शैलो दिखेगा। सो इसमें देखेंगे कि इसमें क्या गया है। पहला केस है ओनली आर्गन है, 100% आर्गन है। दूसरा जो पिक्चर है आर्गन विथ हीलियम का कुछ परसेंटेज मिक्स है, कितना परसेंटेज है उस पर डिपेंड करेगा और पेनिट्रेशन का डिफरेंस आएगा। थर्ड पिक्चर जो है ओनली हीलियम का है। और लास्ट जो पिक्चर है ओनली CO2 का यूज है। इसमें एडिशनल और एक चीज बता रहे हैं, CO2 में देखिएगा स्पाटर कितना सारा निकल रहे हैं। देखिए सबसे कम स्पाटर आर्गन हीलियम और हीलियम है, बट सबसे ज्यादा स्पाटर आप देखते हैं CO2 यूज करने से है। नेक्स्ट फिलेट जॉइंट में भी सेम अदर गैस का कॉम्बिनेशन देखेंगे। सो यहाँ का जो नैरो बीड है, ये बीड थोड़ा सा वाइडर है और ये बहुत ही वाइडर बीड है। सो इसका क्या है, आर्गन और ऑक्सीजन का यदि गैस कॉम्बिनेशन यूज करेंगे तो इस टाइप का बीड फॉर्मेशन होगा। आर्गन का CO2 करेंगे तो थोड़ा सा वाइडर बीड और साइडवल फ्यूजन ज़्यादा होगा। और ओनली CO2 यूज करेंगे तो आपका पेनिट्रेशन और साइडवल फ्यूजन ज़्यादा ही रहेगा, बट आपका बीड का शेप जो है नैरो नहीं रहेगा। सो ये है गैस का जो मेन फंक्शन है शील्डिंग। उसके अलावा ये एडिशनल बेनिफिट है, गैस का कॉम्बिनेशन यूज करके हम वेल्डिंग का बीड और वेल्डिंग का डिपोजिशन और उसका शेप के ऊपर में भी हम इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो गैस के यूज करके इसका नाम जो है मिग और मैग बोल सकते हैं। फर्स्ट केस देखिए, पहला केस में क्या है, सारे इनर्ट गैस है, आर्गन आर्गन हीलियम हीलियम सारे क्या है, इनर्ट गैस है। सो इसका जो प्रोसेस का नाम आएगा मी गोल्डिंग होगा। सिमिलरली सेकंड जो चार केस है जिसमें आर्गन ऑक्सीजन CO2 आर्गन CO2 और CO2 है, सारे क्या है, एक्टिव गैस है। तो ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलेंगे, मैग वेल्डिंग, मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग। सो मिग वेल्डिंग इज ए कॉमन वेल्डिंग प्रोसेस दैट हैज मेनी। आप देखेंगे ये तो सारे फंक्शन के बारे में बता दिए, जो गैस का फंक्शन क्या है, वायर किस टाइप का होता है, कितना साइज का यूज होता है। सो ये टॉपिक रहा GMAW का डिटेल्स के बारे में। अब इसके बारे में हम जानकारी लेंगे, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। सो इसका एडवांटेज और मेरिट्स क्या है। ये वर्साटाइल प्रोसेस है, कोई भी मेटल लाइक एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील और माइल्ड स्टील में यूज हो सकता है। क्विक है, हाई डिपोजिशन है, सो फास्टर कंप्लीशन और फास्टर डिपोजिशन रेट होगा, सो प्रोडक्शन स्पीड बढ़ जाता है। इकोनॉमिकल है, इजी टू लर्न है। डिमेरिट्स इसका क्या क्या है, हाई सेटअप कॉस्ट है। जनरल जो SMAW है बहुत लो कॉस्ट में मिलता है, बट जब GMAW का पावर सोर्स लेते हैं, आप उसका सेटअप लेते हैं टोटल, इसका कॉस्ट हायर है। नॉट सुटेबल फॉर विंडी कंडीशन, ये जेहेतु गैस सील्डिंग यूज होता है तो हम इसको बाहर में विंडी एरिया में यूज नहीं कर सकते हैं, क्या, क्योंकि सील्डिंग परफेक्टली नहीं होगा तो वेल्डिंग में डिफेक्ट्स पोरोसिटी आ जाएगा। प्रोन टू बर्न थ्रू, थोड़ा भी आप फिटिंग में यदि आपका रॉन्ग है या मिस अलाइनमेंट है तो बर्न थ्रू होने के लिए चांस ज़्यादा रहता है इसमें। लिमिटेड लिमिटेड प्रेसिजन, क्या नाम, लिमिटेड प्रेसिजन, नीड ऑटोमाइजेशन फॉर सम केसेस। सो सम केसेस में ऑटोमाइजेशन चाहिए, अदरवाइज आप कंट्रोल इसको नहीं कर सकते हैं। पोटेंशियल स्पाटर इशू, स्पाटर बहुत ज़्यादा आता है, बाकी प्रोसेस में स्पाटर नहीं रहते हैं या बहुत लेस रहते हैं, बट इसमें स्पाटर जनरेट होते ही है। पल्स वेल्डिंग में थोड़ा सा कम या फाइन पर स्पाटर जनरेट होता है, बाकी स्पाटर तो इसमें आता ही है। में लिव्स गैस पॉकेट्स, सो पिन होल और पोरोसिटी आने के लिए इसमें चांस बहुत ही रहता है। सो थैंक यू। GMAW प्रोसेस इतना ही है इंट्रोडक्शन। और बाकी आपको यदि और दूसरे कुछ टॉपिक्स के बारे में जानकारी चाहिए तो मेरे और कुछ वीडियो है जो इसमें लिस्ट में आपको हम शो कर रहे हैं। जैसे एपिसोड नंबर 5 ओल्डर क्वालिफिकेशन के बारे में है, एपिसोड नंबर 8 PWST के बारे में है, एपिसोड नंबर 9 वर्ल्ड पोजीशन के बारे में है। इसमें आप देख सकते हैं ASME वर्सेस ISO दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या नोमेनक्लेचर चेंज होता है। एपिसोड नंबर 10 आर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में है, एपिसोड नंबर 11 स्टिक आउट के बारे में है,
एपिसोड नंबर 12 वर्ल्ड कंज्यूमेबल एज पर आईएसओ, इसका नोमेनक्लेचर बताएंगे आईएसओ के हिसाब से। जनरली ये बहुत ही आज का डेट में यूज हो रहा है। एपिसोड नंबर 14 टॉर्च एंगल के बारे में है, जिसमें दो टाइप का टॉर्च एंगल के बारे में बताएंगे, ट्रैवल एंगल एंड जब एंगल। एपिसोड नंबर 15 हीट इनपुट कैलकुलेशन है, जो ये आईएसओ में कैसे कैलकुलेट करेंगे और एएसएम के हिसाब से कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। एपिसोड नंबर 16 है EN15085, जो रेलवे मैन्युफैक्चरर के लिए जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। इसमें 3 चैप्टर है, आप 3 तो अलग अलग वीडियो देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। एपिसोड नंबर 17 गाइडलाइंस फॉर डब्ल्यूपीएस फॉर बिगिनर्स है, इसमें कोड एंड स्टैंडर्ड के बारे में, क्या क्या स्टैंडर्ड यूज होता है डब्ल्यूपीएस और डब्ल्यूपीकर बनाने के लिए, टोटल स्टैंडर्ड के रिक्वायरमेंट एपिसोड नंबर 17 में है। एपिसोड नंबर 18 में डब्ल्यूपी क्यूआर का लेकर किस साइज का टेस्ट सैंपल चाहिए उसके बारे में डिटेल जानकारी दिया गया है। बट जॉइंट, फिलर जॉइंट, इसके बारे में टोटली ये पाइप जॉइंट के बारे में है। एपिसोड नंबर 19 वेल्डिंग टाइप और उसका सिंबल के बारे में है। एपिसोड नंबर 20 इंट्रोडक्शन टू आर्क वेल्डिंग है। एपिसोड नंबर 22 अंडरस्टैंडिंग वेल्डिंग क्रॉस सेक्शन, इसमें बट जॉइंट और फिलेट जॉइंट में पेनिट्रेशन, फ्यूजन, रूट पेनिट्रेशन क्या होता है इसके बारे में डिटेल जानकारी दिया गया है। एपिसोड नंबर 24 इंट्रोडक्शन टू एसएमडब्ल्यू है। एपिसोड नंबर 25 केस स्टडी है डब्ल्यूपीक्यू, एक डब्ल्यूपीक्यू का लेके कैसे हम डब्ल्यूपीएस में उसको कन्वर्ट करेंगे इसका जानकारी दिया गया है। एपिसोड नंबर जो अभी 26 है, ये है आपका इंट्रोडक्शन टू जीएमडब्ल्यू। तो थैंक यू। और मेरा चैनल को यदि आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों को शेयर करें। और मेरा चैनल का नाम है राम सोल्डिंग क्लास। और आपको कोई भी डाउट है या आप हमें कंसल्ट करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी है KRamaniranjan@gmail.com, और हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9334833176। थैंक यू।